एवरीवन, वेलकम बैक टू ई विद्यार्थी। तो मैं हूं कांशा, आपकी इंग्लिश टीचर, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी वाले। तो भाई उससे पहले मैं बता दूं आपने करना क्या है। अगर आपको कोई भी परेशानी पढ़ाई लिखाई में आ रही है तो जाना है www.evidyarthi.in पर और कर लेना है डाउनलोड, वो भी फ्री में, एमसीक्यू, सैंपल पेपर, सॉल्यूशंस और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर भी आपको मिल जाएंगे। बुक, वीडियो, नोट, समरी सभी कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा, इजीली उपलब्ध है आपके लिए। तो जाना है इस वीडियो के बाद, फटाफट से कर लेना है फ्री डाउनलोड जो चाहिए वो। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। हेलो बच्चों, वेलकम। आज हम मिलकर आपकी टेक्स्ट बुक की समबडीज मदर पोएम से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पजल सॉल्व करने वाले हैं। तो अपनी नोटबुक और पेन फटाफट रेडी कर लो, क्योंकि हम साथ में इसका आंसर लिखेंगे। चलें? तो सबसे पहले चलो देखते हैं कि हमारा आज का टास्क यानी आज का काम है क्या। हमें पोएम की कहानी के जो इवेंट्स है ना, उन्हें आराम से सही सीक्वेंस में लगाना है। ओके, सो स्क्रीन पर देखो, हमारा क्वेश्चन है अरेंज द इवेंट्स ऑफ द पोएम इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अकरेंस। इसका सीधा सा मतलब है कि पोएम में जो हुआ उसे हमें लाइन से एकदम करेक्ट ऑर्डर में जमाना है। फर्स्ट क्या हुआ, फिर सेकंड, फिर थर्ड एंड सो ऑन। ये हैं वो 8 इवेंट्स जो अभी जम्बल्ड अप हैं, मतलब आगे पीछे हो गए हैं। मैं आपके लिए इन सभी पॉइंट्स को एक बार पढ़ देती हूँ, आप बस ध्यान से सुनिए। 1. The boy returned to his friends, feeling proud of what he had done. 2. The old woman stood alone at the crossing, hesitant to move. 3. A group of schoolboys passed by, playing and laughing. 4. The boy offered to help the old woman cross the street. 5. The woman prayed for the boy who helped her. 6. The children hurried past the old woman without offering help. 7. The woman placed her hand on the boy's arm and he guided her safely across the street. And number 8. The boy thought about his own mother and hoped someone would help her one day. चलिए अब इन जम्बल्ड इवेंट्स को एक एक करके सही ऑर्डर में लगाते हैं। इमेजिन करो कि आप अपनी नोटबुक में इसका आंसर बिल्कुल साफ साफ लिख रहे हो। रेडी हो? लेट्स बिगिन। तो स्टोरी में सबसे पहले क्या हुआ होगा? बिल्कुल सही, हमारा फर्स्ट पॉइंट है द ओल्ड वुमन स्टूड अलोन एट द क्रॉसिंग, हेजिटेंट टू मूव। इसका मतलब कहानी यहां से शुरू होती है जहां एक बुजुर्ग औरत सड़क के पास अकेली खड़ी थी और रोड क्रॉस करने से थोड़ा हिचकिचा रही थी। ये है हमारा स्टेप 1। ओके, अब जब वो ओल्ड वुमन वहां खड़ी थी उसके बाद क्या हुआ? हमारा सेकंड पॉइंट है अ ग्रुप ऑफ स्कूल बॉयज पास्ड बाय प्लेइंग एंड लाफिंग। तो इसके बाद स्कूल के बच्चों का एक ग्रुप जो बहुत खुश थे, हंसते खेलते हुए वहां से गुजर रहा था। लेकिन क्या उन बच्चों ने उनकी मदद की? चलो देखते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है द चिल्ड्रन हरीड पास द ओल्ड वुमन विदाउट ऑफरिंग हेल्प। ओह, तो उन बच्चों ने उन पर ध्यान नहीं दिया और बिना कोई हेल्प ऑफर किए वहां से जल्दी जल्दी निकल गए। लेकिन फिर कहानी में एक अचानक अच्छा सा टर्न आता है। हमारा फोर्थ पॉइंट है द बॉय ऑफर टू हेल्प द ओल्ड वुमन क्रॉस द स्ट्रीट। उसी ग्रुप में से एक काइंड लड़का, एक दयालु लड़का रुका और उसने उन ओल्ड वुमन को हेल्प ऑफर की सड़क क्रॉस करने के लिए। इसके बाद क्या हुआ, ये हमें हमारा फिफ्थ पॉइंट बताता है द वुमन प्लेस्ड हर हैंड ऑन द बॉयज आर्म एंड ही गाइडेड हर सेफली अक्रॉस द स्ट्रीट। तो उस औरत ने लड़के की हेल्प ले ली, उन्होंने अपना हाथ लड़के के आर्म पर रखा और उस लड़के ने उन्हें बहुत ध्यान से सेफली रोड क्रॉस करवा दी। हेल्प करने के बाद उस लड़के को कैसा लगा, चलो जानते हैं। हमारा सिक्स्थ पॉइंट है द बॉय रिटर्न्ड टू हिज फ्रेंड्स फीलिंग प्राउड ऑफ व्हाट ही हैड डन। जब वो लड़का अपने फ्रेंड्स के पास वापस गया तो वो अपने इस अच्छे काम के लिए बहुत हैप्पी और प्राउड फील कर रहा था, और इस काम ने उसके मन में एक और प्यारा सा ख्याल लाया। हमारा सेवेंथ पॉइंट है द बॉय थॉट अबाउट हिज ओन मदर एंड होप्ड समवन वुड हेल्प हर वन डे। उसने सोचा कि ये औरत भी तो किसी की माँ है और उसने होप किया कि अगर कभी उसकी अपनी माँ को ऐसी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो कोई उनकी भी ऐसे ही मदद करेगा। और अब आते हैं कहानी के एंड पर। हमारा एथ और फाइनल पॉइंट है द वुमन प्रेड फॉर द बॉय हु हेल्प्ड हर। उस रात वो बुजुर्ग औरत अपने घर पर उस नेक दिल लड़के के लिए दिल से दुआ कर रही थी। और इसी के साथ हमारी कहानी का सीक्वेंस पूरा हो गया। बहुत बढ़िया, हमने सारे इवेंट्स को उनकी सही जगह पर सेट कर दिया है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर हम पूरा करेक्ट आंसर एक साथ देखेंगे। आप अपनी नोटबुक से उसे डबल चेक जरूर करना। तो ये है फाइनल करेक्ट ऑर्डर। मैं आपके लिए पूरा सीक्वेंस एक बार फिर से पढ़ रही हूँ, आप अपने आंसर से मैच कर लीजिए। फर्स्ट, द ओल्ड वुमन स्टूड अलोन एट द क्रॉसिंग, हेजिटेंट टू मूव। Then, a group of schoolboys passed by, playing and laughing. Next, the children hurried past the old woman without offering help. After that, the boy offered to help the old woman cross the street. Then, the woman placed her hand on the boy's arm and he guided her safely across the street. Next, the boy returned to his friends, feeling proud of what he had done. Then, the boy thought about his own mother and hoped someone would help her one day. And finally, the woman prayed for the boy who helped her. Perfect. शाबाश, well done. आप सब ने ये पजल एकदम सही तरीके से सॉल्व कर लिया है। ओके, तो अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 73 ओपन कर लीजिए।
हम स्टार्ट करेंगे फिल इन द ब्लैंक सेक्शन से। अपनी नोटबुक्स और पेन भी रेडी रखिए। ऑलराइट, सो हमारा फर्स्ट सेक्शन है फिल इन द ब्लैंक्स। मैं क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस पढ़ूंगी और आपको सोचना है कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। ट्राई करना कि मेरे आंसर बताने से पहले आप गेस कर लें। लेट्स बिगिन। So, question number 1 is, the central theme of the poem is kindness and empathy या फिर adventure and courage? सोचिए, इस poem का main idea यानी इसका central theme क्या था? The correct answer is kindness and empathy. बिल्कुल सही। ये इसलिए क्योंकि पूरी poem हमें kindness यानी दया और empathy यानी दूसरों के दुख दर्द को समझने की सीख देती है, जैसे उस young boy ने उस old lady के लिए feel किया और उनकी help की। Let's move to question number 2. The tone of the poem is ह्यूमरस एंड प्लेफुल या सिंपैथेटिक एंड होपफुल? सोचो, जब आपने ये पोएम पढ़ी तो आपको कैसा फील हुआ? मजेदार लगी या दिल में कुछ और फीलिंग्स आई? एंड द आंसर इज सिंपैथेटिक एंड होपफुल। राइट। पोएम का टोन सिंपैथेटिक है क्योंकि हमें उस ओल्ड लेडी के लिए बुरा फील होता है, और होपफुल इसलिए क्योंकि आखिर में वो लड़का उनकी मदद करता है, जिससे हमें एक उम्मीद मिलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोएम इज रिटन इन couplets with blank lines in each stanza. ऑप्शंस हैं 4 या 2। याद करने की कोशिश कीजिए, पोएम के हर स्टैंजा में कितनी लाइंस थी? द करेक्ट आंसर इज 2। अ कपलेट बच्चों 2 लाइंस के स्टैंजा को कहते हैं। इस पोएम में हर स्टैंजा में सिर्फ 2 लाइंस हैं जो आपस में राइम भी करती हैं। Great going. Question number 4. The structure of the poem gives a rhythmic flow that reflects both the narrative and emotions, or story's pace and message. And the right answer is story's pace and message. पोम का जो rhythmic flow है यानी उसकी जो लय है वो 2 चीज़ें करती है। एक तो स्टोरी की स्पीड यानी पेस को मेंटेन करती है, और दूसरा पोम का जो ज़रूरी मैसेज है उससे हम तक अच्छे से पहुंचाती है। Okay, and here's the last question for this section. The poem follows a rhyme scheme of whatever. Is it A, ABB, or is it ABAB? The correct answer is AAB. Yeah, AAB rhyme scheme का मतलब है कि हर स्टैंजा की पहली और दूसरी लाइन आपस में राइम करती है। जैसे पोम की फर्स्ट लाइन्स में ग्रे और डे राइम करते हैं। सिंपल, राइट? वाओ, ग्रेट जॉब एवरीवन। हमने फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब चलो नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, पोएटिक डिवाइसेस। अब हम पोएम में यूज हुए कुछ इंटरेस्टिंग पोएटिक डिवाइसेस के एग्जांपल्स ढूंढेंगे। दिस इज गोइंग टू बी फन। तो सबसे पहले नंबर 1, पिक एन एग्जाम्पल फॉर सिमिली। याद है सिमिली क्या होता है? ये एक ऐसी पोएटिक डिवाइस है जिसमें हम लाइक या एज जैसे वर्ड्स यूज करके 2 अलग चीजों को कंपेयर करते हैं। चलो पोएम में इसका एग्जाम्पल ढूंढो। Got it? The example is came the boys like a flock of sheep. देखो यहाँ पर like वर्ड यूज किया गया है। यहाँ लड़कों के ग्रुप को a flock of sheep यानी भेड़ों के झुंड से कंपेयर किया जा रहा है। Next up, number 2 is pick examples for alliteration. Alliteration तब होता है जब एक ही लाइन में आसपास के वर्ड्स का पहला साउंड सेम होता है। इस फॉर्म में इसके 1 से ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं। Let's see them. यहाँ 2 एग्जाम्पल्स हैं। पहला है glad in the freedom of school let out. यहाँ स्कूल और लेट में एल का साउंड आ रहा है। और दूसरा एग्जाम्पल है हर एज्ड हैंड ऑन हिज स्ट्रॉन्ग यंग आर्म। इसमें हर और हैंड दोनों एच साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। सी, सेम स्टार्टिंग साउंड। इसी को एलिटरेशन कहते हैं। और अब इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, पिक एन एग्जाम्पल फॉर रेपिटिशन। रेपिटिशन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है तब यूज होता है जब कोई वर्ड या फ्रेज पोएम में बार बार यानी रिपीट किया जाता है। सोचो इस पोएम में ऐसा कौन सा फ्रेज था? Exactly. The example is the phrase somebody's mother. ये फ्रेज बार बार रिपीट इसलिए किया गया है ताकि इस बात पर जोर दिया जा सके यानी टू एम्फसाइज कि वो ओल्ड वुमेन भी किसी की माँ हैं और हमें उनके लिए रिस्पेक्ट और एम्पैथी यानी हमदर्दी रखनी चाहिए। एंड वी आर डन। बहुत बढ़िया बच्चों, आप सबने सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व किए। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कीप अप द ग्रेट वर्क। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर IV। ये क्वेश्चन पोएम में यूज हुई इमेजरी के बारे में है जिसमें हमें सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। So, question 1 है, the poem uses imagery to describe scenes of a bustling street. We know this by the phrase dash dash. तो सोचिए जरा, पोएम की ऐसी कौन सी लाइन है जिससे हमें पता चलता है कि स्ट्रीट बहुत ही बस्लिंग थी यानी भीड़-भाड़ वाली थी? देखो, बस्लिंग स्ट्रीट का मतलब होता है एक ऐसी सड़क जहां बहुत सारे लोग हों, काफी चहल पहल हो, बिल्कुल जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। पोएम में इसी भीड़ के लिए एक खास फ्रेज यूज हुआ है, याद करने की कोशिश कीजिए। और सही फ्रेज है amidst a throng of human beings who passed her by. इस फ्रेज का मतलब है लोगों की भीड़ के बीच जो उनके पास से गुजर रही थी। ये लाइन बिल्कुल परफेक्टली उस बस्लिंग स्ट्रीट की इमेज बना देती है ना? चलिए इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं।
The line, "The street was wet with a recent snow," suggests a cold and कौन सा weather? Emphasizing the woman's helplessness. सोच के बताइए, जब स्नो से स्ट्रीट गीली हो जाती है तो वेदर कोल्ड के साथ साथ और कैसा हो जाता है? जब स्नो थोड़ी सी पिघलती है तो स्ट्रीट वेट हो जाती है, जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। अब ऐसी गीली बर्फीली सड़क पर चलना कितना डेंजरस हो सकता है ना? क्यों? क्योंकि पैर फिसलने का डर रहता है और इससे हमें उस ओल्ड वुमन की हेल्पलेसनेस यानी उनकी लाचारी का और भी ज्यादा एहसास होता है। तो इस ब्लैंक में जो परफेक्ट वर्ड आएगा वो है स्लिपरी, SLIPPERY, स्लिपरी। इसका मतलब होता है फिसलन भरा। तो वेदर कोल्ड भी था और स्ट्रीट स्लिपरी भी थी। बहुत अच्छा, क्वेश्चन आई भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन वी की तरफ। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें हमें सोचना है कि पोएट ने समबडीज मदर फ्रेज को बार बार रिपीट क्यों किया है। द क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद अ सुटेबल रीजन। द पोएट रिपीट्स द फ्रेज समबडीज मदर बिकॉज इट। देखो, जब भी कोई लाइन बार बार रिपीट होती है तो उस पर जोर पड़ता है, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो इस फ्रेज को रिपीट करने के पीछे पोएट का क्या रीजन हो सकता है? थोड़ा सोचिए। ओके, सो इसका पूरा रीजन है, it emphasizes the universal value of empathy and respect for all mothers, highlighting the connection between the boy's kindness and the woman's gratitude. चलिए अब इसको आसान शब्दों में समझते हैं। पहला पॉइंट है यूनिवर्सल वैल्यू ऑफ एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल मदर्स। एम्पैथी का मतलब होता है दूसरों के दुख दर्द को समझना। तो ये फ्रेज रिपीट करके पोएट हमें याद दिलाते हैं कि हर माँ रिस्पेक्ट की हकदार है। दूसरा पॉइंट है हाईलाइटिंग द कनेक्शन बिटवीन द बॉयज काइंडनेस एंड द वुमेन्स ग्रेटिट्यूड। इससे यह भी पता चलता है कि लड़के की काइंडनेस यानी उसकी दया और उस औरत की ग्रेटिट्यूड यानी उनका शुक्रिया आपस में जुड़े हुए हैं। एक्सीलेंट, हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम आते हैं अपने फाइनल क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर VI। ये एक एनालॉजी है। पता है, एनालॉजी सॉल्व करना एक फन ब्रेन एक्सरसाइज जैसा होता है। चलिए साथ में करते हैं। So the analogy है, the old woman, vulnerable and neglected, is to the young boy, क्या? एनालॉजी में हम 2 चीजों के बीच का रिलेशनशिप देखते हैं। पहले पार्ट में है दी ओल्ड वुमन और उनके लिए वर्ड्स यूज हुए हैं वल्नरेबल एंड निग्लेक्टेड। वल्नरेबल यानी कमजोर और निग्लेक्टेड मतलब जिसे नजरअंदाज किया जा रहा हो। तो जैसा रिलेशनशिप इनके बीच है वैसा ही रिलेशनशिप दी यंग बॉय और आगे आने वाले वर्ड्स के बीच होना चाहिए। सोचिए, आखिर यंग बॉय कैसा था? याद कीजिए पोएम में उस लड़के ने क्या किया था, उसकी क्या क्वालिटीज थी। ये पिक्चर देखिए, इससे आपको एक बहुत बड़ा क्लू मिलेगा कि यंग बॉय के कैरेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए हमें कैसे वर्ड्स यूज करने चाहिए। और सही जवाब है काइंड एंड हेल्पफुल। तो पूरी एनालॉजी बनेगी दी ओल्ड वुमन वल्नरेबल एंड निग्लेक्टेड एज द यंग बॉय काइंड एंड हेल्पफुल। बिल्कुल परफेक्ट। जहां ओल्ड वुमन कमजोर और निग्लेक्टेड थी, वहीं यंग बॉय काइंड यानी दयालु और हेल्पफुल यानी मददगार था। ये एक परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट है, नहीं? सो आई होप कि आपको क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ आ गए हैं, एक एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। तो इसी के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।